हे वांगशन फैमिली, वेलकम बैक। प्रॉमिस मेड माई लाइफ हल्का। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। शुयांग वांगजी से बहुत नफरत करता था, पर विंग को बचाने के लिए उसे भी अब सही लगा वांगजी का साथ देना। इसीलिए शुयांग ने विंग की सारी इन्फॉर्मेशन वांगजी को बता दी थी, जिसे सुनकर वांगजी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था और वो तुरंत ही वहाँ से अपने कार की तरफ भाग गया। वांगजी बहुत जल्दबाजी में अपनी कार का डोर ओपन करके कार में बैठ गया और अपनी कार को फुल स्पीड में ड्राइव करने लगा, क्योंकि वो मेंशन बहुत ज़्यादा दूर था और वांगजी को वहाँ पहुँचने में कम से कम 1 से 2 घंटे लगने वाले थे। पर जिस स्पीड से वांगजी ड्राइव कर रहा था, वांगजी शायद उस मेंशन में बहुत जल्द ही पहुँचने वाला था। वही पार्किंग लॉट में शुयांग, शाओ शिनचैन और बाकी सारे लोग अभी भी वही खड़े थे और वो सब अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। शाओ शिनचैन शुयांग की तरफ ही देख रहा था और शुयांग का ध्यान अभी भी वांगजी के कार की तरफ था, मतलब जो कार अभी वहां से टोटली डिसअपियर हो गई थी, पर शुयांग अभी भी उसी रास्ते पर देख रहा था। शाओ शिनचैन शुयांग के पास आया और उसने शुयांग के शोल्डर पर हाथ रखा, जिससे शुयांग का ध्यान अब शाओ शिनचैन पर आ गया। शाओ शिनचैन ने एक हल्की सी स्माइल के साथ कहा, सब ठीक हो जाएगा, हमारा विंग बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सो डोंट वरी। शाओ शिनचैन की बात सुनकर शुयांग के चेहरे पर भी एक हल्की सी ब्रोकन स्माइल आ गई, जिसे देखकर शाओ शिनचैन को खुद को ही बहुत बुरा लग रहा था। शाओ शिनचैन जानता था कि शुयांग के लिए विंग क्या मायने रखता है। हाँ, ये बात सच थी कि विंग के जिंदगी का सच आज शाओ शिनचैन के सामने आया था, पर वो शुयांग को बहुत पहले से जानता था और शुयांग का ये सच कि वो विंग का असली ब्रदर नहीं है, ये भी शाओ शिनचैन ऑलरेडी ही जानता था। और इस बात से शाओ शिनचैन को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं थी, क्योंकि उन दोनों भाइयों की बॉन्डिंग ब्लड रिलेटेड ब्रदर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और इसी रिश्ते को लेकर शाओ शिनचैन बहुत खुश था, क्योंकि विंग उसके साथ भी बहुत अच्छा बिहेव करता था। विंग शाओ शिनचैन और शुयांग को हमेशा अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाकर उनके लिए हर वो चीज़ करता था जो इम्पोर्टेंट है, और उन तीनों का रिश्ता और बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्पेशल थी। इसीलिए विंग का सच जानकर आज शाओ शिनचैन को भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। पर अब ये वक्त शाओ शिनचैन को शुयांग के लिए यूज करना होगा, क्योंकि जितना बुरा विंग के लिए शाओ शिनचैन को लग रहा है, उससे कहीं ज़्यादा बुरा विंग के लिए शुयांग को लग रहा होगा। ये शाओ शिनचैन जानता था। इसीलिए शाओ शिनचैन ने अपने फेस पर एक हल्की सी स्माइल लाई और उसने शुयांग की तरफ देखते हुए कहा, विंग बहुत स्ट्रांग है, वो खुद को अच्छी तरीके से संभाल सकता है और अब तो उसके साथ वांगजी है और हम सब भी विंग को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, तो तुम टेंशन मत लो। शुयांग ने शाओ शिनचैन की तरफ देखा, एक नोट किया और तुरंत ही उसने शाओ शिनचैन को एक टाइटली हग कर लिया। शाओ शिनचैन समझ सकता था कि शुयांग किस दौर से गुजर रहा है, इसीलिए उसने भी हग बैक किया और वो शुयांग की बैक को धीरे धीरे सहलाने लगा, जिससे शुयांग थोड़ा काम डाउन हो सके। वही बाकियों का हाल भी शुयांग से कुछ अलग नहीं था। लैन सिचैन, लैन पुरैन, हुसैन, जियांग चैंग, मेंग्याओ, यान ली, जियांग फैंगमियान, मैडम यू, सबको ही विंग के लिए बहुत बुरा फील हो रहा था, खासकर लैन सिचैन और जियांग चैंग, उन दोनों को, क्योंकि उन्होंने विंग को बहुत करीब से जाना है। इन सब के अलावा वहाँ एक और पर्सन था जिसे विंग के लिए सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा था, और वो कोई और नहीं, वेन्निंग था। वेन्निंग विंग का बहुत अच्छा दोस्त था, पर उसे आज तक ये पता नहीं चला कि विंग के पीछे इतनी सैड स्टोरी है, विंग के स्माइल फेस के पीछे इतना ज़्यादा दर्द छुपा हुआ है। इसीलिए वो भी बहुत ज़्यादा अपसेट था। वहीं दूसरी तरफ शुयांग ने जो एड्रेस दिया था, वांगजी उस मेंशन के बाहर पहुंच चुका था। शुयांग ने सारे गार्ड्स को ऑलरेडी ही इन्फॉर्म कर दिया था, जिस वजह से वांगजी को किसी ने भी नहीं रोका। वांगजी सीधा उस मेंशन के अंदर चला गया। जब उसने मेंशन का मेन डोर ओपन किया, तब वांगजी को रियलाइज हुआ कि पूरा मेंशन ऑलरेडी अंधेरे में डूबा हुआ है। पूरे मेंशन में एक भी लाइट ऑन नहीं थी।
जिसे देखकर वांग जी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि शुयांग के हिसाब से तो विंग ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, तो विंग ने एक भी लाइट क्यों नहीं ऑन की। पर खैर वांग जी अंदर चला गया। उसने फिर से मेंशन के मेन डोर को अंदर से बंद कर लिया, क्योंकि शुयांग ने उसे बता दिया था कि विंग जरूर उसके मॉम डैड के रूम के पास ही होगा, मतलब रूम के अंदर होगा, और तुम्हें सीधा वही जाना है और वही तुम्हें विंग मिलेगा। वांग जी को अब वो रूम ढूंढना था, पर जैसा कि शुयांग ने बताया था, वांग जी के सामने ही बहुत बड़ी स्टेयर्स थी और वो मेंशन भी बहुत बड़ा था। ये वही मेंशन था जहाँ शुयांग विंग को सबसे पहले लाया था, जब वांग जी ने विंग के साथ बहुत मिसबिहेव किया था और उसी दिन विंग का मिसकैरेज भी हुआ था। तब शुयांग विंग को उसके मॉम डैड के मतलब इसी मेंशन में लेके आया था। जैसा कि शुयांग ने बताया था, वांग जी को स्टेयर्स से ऊपर जाते ही एक रूम नजर आया। वहाँ बहुत सारे रूम थे, पर शुयांग ने जैसा बताया था, वांग जी स्टेयर्स से जाकर राइट लेते ही उसे जो पहला रूम मिला, वांग जी उस रूम के बाहर खड़ा था। वो डोर भी बंद था और अंदर भी कोई लाइट थी ऐसा लग नहीं रहा था। अंदर से बिल्कुल शांति थी। वांग जी ने उस डोर को धीरे से ओपन करने की कोशिश की। वो डोर ओपन था और जैसे ही वांग जी ने उसे पुश किया, वो तुरंत ओपन हो भी गया पूरा। वांग जी अंदर की तरफ गया तो अंदर भी बहुत ज़्यादा अंधेरा था। वांग जी ने अपने मोबाइल को बाहर निकाला और उसने टॉर्च ओपन की, क्योंकि ऑब्वियसली वांग जी को इस मेंशन का कुछ भी नहीं पता था। बाहर मेंशन के लिविंग हॉल में तो भी सनलाइट की वजह से वांग जी को थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था, पर यह रूम पूरा डार्कनेस से फिल था, इसीलिए वांग जी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए उसे मोबाइल के फ्लैश का यूज करना पड़ा। वांग जी ने कमरे के चारों तरफ ध्यान से देखा, पर उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अचानक वांग जी का ध्यान बेड के पास गया। बेड के ऊपर तो कोई नहीं था, पर बेड के पास नीचे जमीन पर वांग जी ने देखा कि विंग बैठा हुआ है। वांग जी धीरे धीरे अपने दबे कदमों से विंग के पास गया। तब वांग जी ने देखा कि विंग वहां बैठा हुआ नहीं है। एक्चुअली विंग अपना हेड बेड के पास रखकर ही सो चुका है। वांग जी विंग के पास गया और वो विंग के साइड में ही बैठ गया। उसने थोड़ी देर तो विंग को बस देखा। अंधेरे में उसे ज्यादा कुछ तो नजर नहीं आ रहा था, पर फिर भी वो विंग को ठीक से नोटिस करने लगा। उसने देखा कि विंग के हेड पर जो बैंडेज लगी हुई है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। ऊपर से विंग के हाथ की बैंडेज भी थोड़ी खराब हो चुकी है। इसीलिए वांग जी ने विंग को बहुत धीरे से उठाया, जिससे विंग अपनी नींद को डिस्टर्ब करके उठ ना जाए। वांग जी ने विंग को बहुत धीरे से उठाया, उसे बेड पर ठीक से लेटा दिया और उसने सबसे पहले टेबल लैंप को ऑन किया। अब उस रूम में थोड़ा उजाला हो चुका था। वांग जी बहुत धीरे से उस रूम से बाहर आया। उसने वहां से शुयांग को कॉल किया फर्स्ट एड किट के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली वांग जी इस मेंशन का कुछ भी नहीं जानता था। शुयांग ने वांग जी को असिस्ट किया कि मेंशन में क्या चीज़ कहाँ है। तब वांग जी ने शुयांग को थैंक्स कह के कॉल को डिस्कनेक्ट किया। वो अंदर गया और उसने फाइनली फर्स्ट एड किट को ढूंढ लिया। थोड़ा वक्त लगा, पर ठीक है, मिल गया। वांग जी ने सबसे पहले विंग की सारी बैंडेज को बहुत धीरे से चेंज किया और वांग जी की सारी मूव्स इतनी स्लो और साउंड प्रूफ थी कि विंग उठा ही नहीं। जब सारी बैंडेज चेंज हो गई तो वांग जी ने अपने ब्लेजर को उतारा और वो भी विंग के पास जाकर ही सो गया। उसने धीरे से विंग के हेड को उठाया और विंग के हेड को अपने चेस्ट पर रख दिया। उसने विंग को अपनी तरफ खींच लिया और बहुत केयरफुली वो विंग की बैक को सहलाने लगा, जिससे विंग को और भी कंफर्टेबल फील हो। और जैसा कि वांग जी ने सोचा था, थोड़ी ही देर बाद विंग ने वांग जी को पूरी तरीके से रैप कर लिया। विंग को और भी कंफर्टेबल फील हो, इसीलिए वांग जी अपनी अल्फा स्मूथिंग फेरोमोन्स को रिलीज करने लगा और विंग जो ऑलरेडी ही डीप स्लीप में था, उसे जब वांग जी की वार्मनेस और कामिंग फेरोमोन्स अपने आसपास महसूस हुए तो वो और भी अच्छी तरीके से कंफर्टेबली वांग जी की आर्म्स में ही सो गया।
वांग जी को और भी अपने करीब खींच के। वांग जी के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी। वो भी कुछ देर विंग को देख रहा था, पर बाद में उसकी भी आंख लग गई और वो दोनों भी सो चुके थे। कितना वक्त गुजरा ये तो पता नहीं, पर वो दोनों अभी भी नींद की आगोश में सोए हुए थे। आज ना ही वांग जी को किसी ने कॉल किया था, ना ही विंग को, क्योंकि हर कोई एक तो पहले ही शॉक में था, ऊपर से कोई भी विंग और वांग जी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। ऐसे ही वक्त बीत रहा था, पर थोड़ी ही देर बाद वांग जी की आंखें खुल गई। ऑब्वियसली आज वांग जी को भी बहुत अच्छी नींद आई थी, क्योंकि उसे भी तो उसके विंग की वार्मनेस मिली थी, और उसी वार्मनेस को एंजॉय करते हुए वांग जी भी बहुत पीसफुली सो चुका था। पर अब उसकी नींद कंप्लीट हो चुकी थी। उसने अपने आंखों को खोला, तब उसके सामने सबसे पहले विंग का वो ब्यूटीफुल फेस आया। वांग जी के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई, पर जैसे ही उसे सारी चीज़ें याद आई, उसका चेहरा फिर से मुरझा गया और वो बहुत सारे इमोशंस एक ही साथ फील करने लगा। अनजाने में ही वांग जी की आंखों से फिर से आंसू गिरने लगे, क्योंकि उसे फिर से अपने अनबॉर्न बेबी और विंग की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। भले ही आज विंग उसके पास सोया हुआ है, पर ये विंग उसका नहीं है, या यूँ कहा जाए विंग सिर्फ उसका होकर भी उसका नहीं है। वांग जी की आंखों में बहुत सारे इमोशन थे और वो बस एक ही बात सोच रहा था कि अगर विंग ने उसे माफ नहीं किया तो वो क्या करेगा। यही सोचते हुए वांग जी की आंखों से आंसू भी बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। वही दूसरी तरफ विंग भी अब अपनी आंखें खोलने लगा था, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत देर से सो रहा था। विंग ने अपनी आंखें खोली, तब उसे फील हुआ कि वो बहुत सॉफ्ट सरफेस पे अपना सर रख के सोया हुआ है, पर विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो है कहाँ, मतलब वो किसके ऊपर है। तब विंग ने थोड़ा मूवमेंट किया और उसका ध्यान वांग जी पर गया। जैसे ही विंग ने वांग जी को देखा, वो टोटली शॉक हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वांग जी यहाँ क्या कर रहा है। वांग जी का अभी भी विंग पर ध्यान नहीं था, क्योंकि वो अपने ही ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि उसका ध्यान ही नहीं गया कि विंग कब मूवमेंट करने लगा। अभी भी वांग जी की आंखों से आंसू गिर रहे थे, जिसे विंग क्लियरली देख सकता था, पर विंग को समझ में नहीं आ रहा था एक तो वांग जी यहाँ कर क्या रहा है, ऊपर से वो रो क्यों रहा है। विंग को अभी तक ये भी महसूस हो चुका था कि वांग जी ने विंग को बहुत टाइटली अपने आर्म्स में जकड़ के रखा हुआ है, और अब तक विंग जिस वार्मनेस का मजा ले रहा है वो किसी और की नहीं बल्कि उसके अल्फा की, मतलब वांग जी की है। वांग जी अभी भी अपने ख्यालों में था। वही विंग अब वांग जी के बाहों से छूटने के लिए स्ट्रगल करने लगा, और जैसे ही विंग की मूवमेंट्स बढ़ी, वांग जी तुरंत अपने होश में आया और उसने विंग की तरफ देखा, जो उसकी बाहों से छूटने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। वांग जी ने अपनी पकड़ को ढीला किया, तब विंग बेड पर उठकर बैठ गया। वांग जी भी विंग के साथ ही उठ गया और वो भी बेड पर बैठ गया। उसने अपनी आंखों को तुरंत ही साफ किया और वो विंग की तरफ देखने लगा। विंग ने वांग जी की तरफ थोड़ा गुस्से से देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने दिया, और तुम यहाँ पहुंचे कैसे। वांग जी ने एक ब्रोकन स्माइल के साथ कहा, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंग बेड से नीचे उतर गया और उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, और वो बात क्या है, और पहले तो ये बताओ कि तुम्हें यहाँ का एड्रेस दिया किसने। वांग जी ने अपने हेड को डाउन किया और अपनी धीमी आवाज में कहा, वो उस अल्फा ने। एक्चुअली वांग जी अभी भी शुयांग का नाम नहीं जानता था। हाँ, शाओ शिनचैन ने उसे बहुत सी बार वांग जी के सामने नाम से पुकारा था, मतलब वो यांग यांग कह के पुकार रहा था, पर वांग जी का उन बातों पर कोई ध्यान नहीं था, इसीलिए वांग जी को शुयांग का नाम नहीं पता था। तो वांग जी ने शुयांग को अल्फा कहकर विंग को बताया। विंग पहले तो थोड़ा कंफ्यूज हुआ और उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, कौन सा अल्फा। तब वांग जी ने फिर से अपनी टूटी आवाज में कहा, वो जिसने तुम्हें मीटिंग हॉल में स्लैप किया था, उसने।
ये बात सुनकर विंग ऑलमोस्ट शॉक हो चुका था। शुयांग ने वांग जी को यहाँ का एड्रेस क्यों दिया? विंग कंफ्यूज था, इसीलिए उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, यांग गगन है? पर यांग गगन को तुम कैसे जानते हो, और तुमने उन्हें क्या बताया जिससे उन्होंने तुम्हें यहाँ का एड्रेस दे दिया? क्या वो भी तुम्हारे साथ आए हैं? वांग जी ने तुरंत कहा, नहीं, मैं यहाँ अकेला आया हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि तुम यहाँ मिलोगे। विंग बहुत कंफ्यूज था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर फिर भी विंग ने वांग जी की तरफ उसी कोल्ड लुक से देखते हुए कहा, ठीक है, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, जाओ यहाँ से। इतना बोलकर विंग वॉशरूम की तरफ जाने लगा। तब वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, और मैं भी यही रुकूंगा जब तक तुम यहाँ हो। ये सुनकर विंग के पैर अपने ही जगह रुक गए और वो वांग जी की तरफ मुड़ा और उसने वांग जी को एक क्वेश्चनिंग लुक दिया। वांग जी विंग के इस लुक को समझ गया और उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, वो एक्चुअली मुझे सब पता। इतना बोलकर वांग जी चुप हो गया। विंग समझ गया कि वांग जी को सब कुछ पता चल चुका है। विंग ने वांग जी को अपनी कोल्ड आवाज में कहा, तो सब पता चल गया। वांग जी ने जस्ट अपना हेड यस में नोट किया। तब विंग ने वांग जी को उसी कोल्ड ट्यून में कहा, तो अब क्या चाहते हो तुम? तब वांग जी ने फिर से अपनी लड़खड़ाती जबान में कहा, वो मुझे तुमसे बात करनी है। विंग ने तुरंत अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और ना ही मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट है। मैं नहीं जानता कि यांग गगन ने तुम्हें यहाँ का एड्रेस क्यों दिया, पर अब तुम्हारे लिए बेटर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। वांग जी ने तुरंत विंग की तरफ देखा और कहा, नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। इस बार वांग जी की वॉइस बहुत ज्यादा स्ट्रेट थी। इस बार वो बिल्कुल भी लड़खड़ाया नहीं था। विंग को भी कुछ समझ में नहीं आया। उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तब वांग जी ने विंग से कहा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, और तुम्हारे बिना तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अब जब तुम्हें पता चल ही गया है कि मुझे सब कुछ पता है, तो तुम्हें एक और बात पता होनी चाहिए कि अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, और इन 30 दिनों में तुम्हारी सर्जरी होना जरूरी है। तुम्हारे यांग गगन ने ऑलरेडी सारी प्रिपरेशन करके रखी है, तो अब सिर्फ तुम बताओ कि सर्जरी कब करवानी है। इतना बोलकर वांग जी भी बेड से नीचे उतर गया और वो विंग की तरफ बढ़ने लगा था। विंग ने वांग जी की तरफ उसी कोल्ड लुक से देखते हुए कहा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं सर्जरी कराऊंगा? अगर सब पता ही चल गया है तो एक बात ये भी पता चल चुकी होगी कि मैं सर्जरी नहीं कराना चाहता। तब वांग जी विंग की तरफ बढ़ते हुए ही बोला, तुम्हें सर्जरी करानी होगी, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। तब विंग ने कहा, क्यों तुम मुझे मरने नहीं दे सकते? तब वांग जी ने अपने कदमों को विंग के सामने रोकते हुए कहा, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत प्रीशियस हो। मैं ऑलरेडी अपनी एक प्रीशियस पर्सन को खो चुका हूँ। मैं अपनी ही बेवकूफ़ी में हमारे बच्चे को खो चुका हूँ, पर अब मैं तुम्हें नहीं खो सकता। तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो, मेरे जीने की इकलौती वजह हो, और मैं अपने जीने की इकलौती वजह को मरने नहीं दे सकता। विंग के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने उसी टॉन्टिंग स्माइल के साथ वांग जी से कहा, ओह, तो तुम्हें ये भी पता चल चुका है, पर शायद तुमने अपने वर्ड्स को गलत चुना। वांग जी कंफ्यूज होकर विंग की तरफ देखने लगा, क्योंकि उसे विंग के वर्ड्स का मतलब नहीं समझ में आया। विंग ने उसी टॉन्टिंग स्माइल के साथ वांग जी को देखा और कहा, तुम्हारी बेवकूफ़ी नहीं, वो तुम्हारी हैवानियत थी, और उसी हैवानियत के चलते तुमने ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे बच्चे को भी बुरी तरीके से हर्ट कर दिया था। इनफैक्ट मैं तो उस दिन जिंदा बच गया, पर मेरा बच्चा वो ये सब सह नहीं पाया और उसी दिन उसने दम तोड़ दिया। वांग जी ने अब विंग को सीधा हक कर लिया और उसने विंग की बैक को रफ करते हुए कहा, डोंट वरी, मैं फिर से सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं जानता हूँ मैं गलत हूँ, मैं बहुत गलत हूँ,
पर प्लीज़ बिलीव मी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हें भी बिल्कुल ठीक कर दूंगा। हम फिर से अपनी एक छोटी सी जिंदगी स्टार्ट करेंगे, एक नई जिंदगी जिसमें इस बार कोई भी दुख दर्द नहीं होगा। बस तुम, मैं और हम होंगे। जैसे ही विंग ने ये सब सुना, वो तुरंत ही वांग जी की बाहों से छूटने के लिए स्ट्रगल करने लगा, पर वांग जी ने विंग को बहुत टाइटली हक करके रखा था। विंग ने वांग जी से खुद को फोर्सफुली फ्री करवाया और उसने वांग जी को बहुत जोर से पीछे की तरफ पुश किया, जिससे वांग जी थोड़ा लड़खड़ा गया, पर उसने खुद को संभाल लिया। वो विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग ने वांग जी से अपनी रूड और एंग्री वॉइस में कहा, तुम और मैं कभी भी हम नहीं बन सकते। नफरत करता हूँ मैं तुमसे और जिंदगी भर करूँगा। मेरी जिंदगी के लास्ट 30 दिन बचे हैं और इन 30 दिनों तक भी मैं तुमसे नफरत ही करूँगा। कभी भी ये मत सोचना कि सर्जरी करके मैं ठीक हो जाऊँगा और फिर से मैं तुम्हारा बेड वार्मर बन के तुम्हें बेड में प्लेजर दूंगा, क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। जैसे ही वांग जी ने ये वर्ड सुने, उसे अपने हार्ट में बहुत शार्प पेन हो रहा था। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और विंग से कहा, तुम मेरा कोई बेड वार्मर नहीं हो विंग, तुम मेरे हस्बैंड हो। मैंने लीगली तुमसे शादी की है और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम मेरे ओमेगा हो, ना कि मेरा कोई टॉय। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मैं मानता हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की हैं और मैं हमेशा से ही गलत था, पर अब मेरा बिलीव करो विंग। प्लीज़ गिव मी जस्ट वन चांस। विंग के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, चांस, यू वॉन्ट वन मोर चांस। वांग जी ने एक इनोसेंट बच्चे की तरह अपने हेड को नोट किया। तब विंग ने उसी टॉन्टिंग स्माइल के साथ वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें एक चांस नहीं दिया। पास्ट में भी मैंने तुम्हें बहुत सारे चांस दिए, पर तुमने उन सारे चांस को मिस कर दिया। इनफैक्ट मुझे रिग्रेट होता है अब तुम्हें चांस देने का, और अब तुम्हें कोई चांस नहीं मिलने वाला। रही बात सर्जरी की, तो वो तो मैं हरगिज नहीं कराने वाला, क्योंकि मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूँ कि अगर मैं बच गया तो मैं तुम्हारी जान तो एब्सोल्युटली ले लूँगा, जो मैं नहीं चाहता। इसीलिए इन 30 दिनों तक मुझसे दूर रहो, ताकि मैं अपने वादे को तोड़ ना दूँ। वांग जी ने विंग की तरफ बढ़ते हुए कहा, तो तुम्हें डर है कि तुम मुझे मार दोगे? डोंट वरी विंग, तुम्हारे हाथों मरने के लिए भी मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने कितनी गलतियाँ की हैं। अगर मुझे मारकर तुम सर्जरी कराने के लिए रेडी हो तो सोचो मत, जस्ट किल मी एंड बिलीव मी, तुम्हारे हाथों से मरने से जो खुशी मुझे मिलेगी, मैं उसे शब्दों में बयां तक नहीं कर सकता, क्योंकि अपने प्यार के हाथों मरना ये शायद एक लवर का सबसे बड़ा सपना होता है, और मेरा वो सपना पूरा होगा। सो अगर कभी भी तुम्हें ऐसा लगे तो मुझे बिना सोचे समझे मार देना। इतना बोलकर वांग जी के चेहरे पर जो स्माइल थी वो और भी बड़ी हो गई, और विंग को ये सब सुनकर अपने अंदर बहुत सारे मिक्स इमोशन फील होने लगे। सो इनफ फॉर टुडे, लेट्स टेक अ ब्रेक. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this FF. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.